नमस्कार एंड सत श्री अकाल। मैं गगन मक्कड़ स्वागत करता हूं आप सभी का स्कोर अप क्लास 9th के प्लेटफॉर्म पे। हो सकता है आपने मेरा चेहरा पहले किसी और प्लेटफॉर्म पे देखा हो बेटा, लेकिन ये स्कोर अप 9th मेरा अपना प्लेटफॉर्म है। कुछ ही टाइम पहले मैंने इस पे काम चालू करा है और आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का वन शॉट कवर करने वाले हैं भाई। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपको इस सिंगल वन शॉट में मिल जाएंगे। यकीन मानो, अगर तुमने एक बार पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ भी लिया है, तुम 30 मार्क खान भी समझते हो ना अपने आप को इस चैप्टर में, एक बार ये मेरा वन शॉट देख के देखना, एक बार आजमा के देखो तुम लोग सर के तरीके को कि सर पढ़ाते कैसे हैं। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं 10 चीजें तुम नई सीख के जाओगे और फिर तुमको समझ आएगा कि स्कोर अप 9th पे क्लास 10th मैथ्स का बेस्ट कंटेंट मिलेगा तुम लोगों को। अभी से लेके एंड तक तुम लोग मेरा साथ नहीं छोड़ोगे अगर तुम वन शॉट देख लो बस एक बारी। पॉलिनोमियल्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं तुमको थोड़ा सा। बेसिक्स ऑफ क्लास 9 हम लोग पहले कवर करेंगे, जो आप ऑलरेडी पढ़कर आ रखे हो कि डेफिनेशन क्या होता है भाई, डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इससे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, एक नंबर में जीरोस एंड शेप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ग्राफ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस पे बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपको कुछ बढ़िया बढ़िया मैं विजुअलाइजेशन भी कराऊंगा, मजा आने वाला है आप लोगों को। चलो डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। और बेटा प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये वीडियो ओपन करी है और अगर आप यहां तक वीडियो को ओपन करके बैठे हुए हैं तो वीडियो को बंद मत करना एंड तक। सुबह से 8 घंटे मैथ्स पढ़ा के आप लोगों के लिए वन शॉट रिकॉर्ड कर रहा हूं। बहुत मेहनत चल रही है बैकग्राउंड में, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पॉलिनोमियल्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है बेटा? पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सर इसमें स्पेशल क्या हुए है, क्यों इसको स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं? क्योंकि यहां पर जो आपका वेरिएबल के ऊपर पावर चढ़ा हुआ दिखेगा, इट हैज टू बी अ होल नंबर। मतलब सर अगर आप कुछ ऐसे टाइप की चीज लिख दें तो क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी? बेटा अगर तुम 1/2 को होल नंबर नहीं बोलते हो तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, राइट? दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कहलाने के लिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे तुम ये टेस्ट करोगे, वेरिएबल की पावर चेक करोगे, पावर हैज टू बी अ होल नंबर। बोलो बात क्लियर? बस बहुत सिंपल है बेटा, ऐसे ही पूरा चैप्टर ऐसे तुम्हारे दिमाग में बिठा देंगे, सर मजा आ जाएगा। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? सर एक्स वेरिएबल है, पावर 2 है, 2 होल नंबर हुए है, बिल्कुल हुए है। 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आप बोलोगे सर एक्स और वाई को साथ में कैसे ले लिया? बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स हो गया, ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हो गया। मतलब सिर्फ एक वेरिएबल था यहाँ पे 2 वेरिएबल भी आ गए, लेकिन इनकी पावर देखो, दिख रहा है ना कि होल नंबर ये है, मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। आप बोलोगे सर 5 कैसे? बेटा 5 को ऐसे लिख सकते हो, 5x की पावर 0, 0 इज अ होल नंबर, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? x की पावर 1/2 प्लस 3? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। 1/x+3, सर थोड़ा सा तो कंफ्यूज कर रहा है, ये थोड़ा सा तो कंफ्यूज कर रहा है। फिर सर ने इसको ऐसे लिख दिया, x की पावर -1+3। अब तुम्हारे दिमाग में एकदम से चीजें चमक गई होंगी, सर -1 दिख रहा है x की पावर, मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसके बाद बेटा जनरल तरीका क्या होता है लिखने का पॉलिनोमियल को, ये देख लो। जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिनोमियल इज दिस, f ऑफ x। इसको कैसे पढ़ते हैं? f ऑफ x। जब तुम आगे जाओगे ना 11th क्लास में तो तुमको समझ आएगा कि ये फंक्शन को लिखने की रिप्रेजेंटेशन है। पॉलिनोमियल एक फंक्शन होता है, ठीक है? पॉलिनोमियल जो एक एक्सप्रेशन है और यही फंक्शन की तरह आप इसको देख सकते हो। अभी मैं सारी चीजें दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। सो f ऑफ x, इसको किसी भी पॉलिनोमियल को जनरल तरीके से लिखने का तरीका क्या होता है? a की पावर a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन। तो आपको ये a0, a1, a2 ये सब दिख रहे हैं ना, ये क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। और आप देख रहे हो x की पावर n, x की पावर n-1, x की पावर n-2, ठीक है? अब इसमें से हो सकता है यार कोई सी टर्म्स हो, कोई सी टर्म्स ना हो एक्चुअल पॉलिनोमियल में,
लेकिन ये एक पॉलिनोमियल को लिखने का जनरल तरीका है। सबको बात समझ आ गई। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का। डिग्री क्या होता है बस दिमाग में बसा लो, सारी बातें तुम पढ़कर आए हुए हो, बस मैं तुमको रिवाइज करा रहा हूं फटाफट। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल दैट इज प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। तो आपको वेरिएबल की वो हाईएस्ट पावर को स्पॉट करना है और वही आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। बोलो बात समझ आ गई? आसान, सब आसान। चलो अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन डिग्री। तो नंबर ऑफ टर्म्स पे कैसे कैसे नाम दिया जाता है भाई? अगर सिंगल टर्म है मेरे पॉलिनोमियल में तो उसको मोनोमियल बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने दिख रहा है, साहब में क्या है, सिंगल सिंगल टर्म्स है। बाइनोमियल कब बोला जाता है? बाय का मतलब होता है दो, ठीक है। जब दो टर्म्स हो मेरे पॉलिनोमियल में तो उसको मैं बाइनोमियल बोल दूंगा दोस्त। ट्राइनोमियल कब बोला जा सकता है? ट्राई, तीन। जब मेरी पॉलिनोमियल्स में तीन टर्म्स हो तो उसको मैं ट्राइनोमियल बोल सकता हूं। तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स इस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है पॉलिनोमियल्स को। फिर आते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेसिस पे कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है। तो अगर बेटा तुम्हारे पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल है तो हम बोलेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल और वन वेरिएबल। जैसे तुमको एग्जांपल दिख रहा है यहां पर x² + 4 टाइप का, 2x + 3 टाइप का। टू वेरिएबल पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या हो जाएगा भाई? जहां पर आपके दो वेरिएबल जैसे एक्स वाई आ गया, फिर वाई जेड आ गया, फिर एक्स जेड टाइप का कुछ आ गया, ठीक है। फिर आता है पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन डिपेंडिंग अपॉन डिग्री। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन भाई। अगर तुम्हारी डिग्री 0 है, डिग्री 0 का मतलब x की पावर 0, मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लाइक ऐसे टाइप का कुछ, f(x) = 5। दिस इज व्हाट, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर जब डिग्री 1 हो बेटा, वैसे पॉलिनोमियल्स को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। जब डिग्री 2 हो, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 दिखे, उनको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जब मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 3 दिखे उसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जब मैक्सिमम पावर 4 दिखे उसको क्या बोला जाता है? बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोला जाता है? बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये ऐसे ही मैंने तुमको बता दिया जनरल नॉलेज के लिए। यही सब चीजें तुम लोगों को पता नहीं होंगी जो मैं बोल रहा था ना कि एंड तक देखोगे तो 10 नई चीजें सीख के जाओगे। तो बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं जब डिग्री तुम्हारी 4 हो। उसके बाद यार जीरो पॉलिनोमियल नाम की एक चीज होती है, तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री ही डिफाइन नहीं होती है। मतलब समथिंग लाइक दिस, आप खुद सोचो यार, क्यों जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है? अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ ले तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? यार एक बात बताओ, जीरो अगर आपको लाना है, f(x) = 0 लाना है, देखा ये है मेरी जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो एक बात बताओ, आप कोई से भी यहां पे सारे के सारे अगर कोफिशिएंट्स, कोई से भी नहीं, सारे के सारे कोफिशिएंट्स अगर यहां पर 0 हो जाएं तो क्या f(x) = 0 मिल जाएगा? x की पावर मान लो हाईएस्ट 7 भी है लेकिन उसके सामने वाला कोफिशिएंट 0 हो जाए तो आपको जीरो पॉलिनोमियल ही मिलेगा। अब क्या पता पावर 6 हो सामने वाला, तो आप कैसे बोल सकते हो कि कौन सी पावर होगी? इसलिए बेटा जब f(x) = 0 लिखते हो तो हम लोग ये आइडिया नहीं लगा सकते कि भाई इसमें वेरिएबल की कोई डिग्री रही होगी या फिर नहीं रही होगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है, जीरो को तुम 0 × x की पावर 0 भी लिख सकते हो, 0 × x की पावर 1 भी लिख सकते हो, 0 × x की पावर 2 भी लिख सकते हो। कैसे बताओगे क्या डिग्री है? सामने वाला अगर 0 हो गया तो सारी चीज 0 हो जाएगी। तो इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती। कहानी क्लियर? चलो बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा और आगे। वी हैव टू स्टडी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। हमने आपको अभी कैटेगराइज जब बताया, कैटेगराइज करके बताया डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो वहां पे बात करी थी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल या फिर सिंगल वेरिएबल, वही हमको पढ़ना है, ठीक है। हमको पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स नहीं पढ़ना है अभी। अब पॉलिनोमियल को ना एक बारी एक्सप्रेशन की तरह समझो, एक मशीन की तरह समझो। जैसे अभी तुमको बोला कि ऐसा कुछ समझो कि तुमको दिया हुआ है f(x) = 2x + 3। ये एक पॉलिनोमियल है इन सिंगल वेरिएबल, ठीक है।
तुमको इसको ऐसे समझना है, बहुत प्यार से तुम इसको विजुअलाइज कर सकते हो कि x की जगह तुमको कुछ इनपुट वैल्यू डालनी है, फिर तुमको ये जो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है 2x+3 ये एक वैल्यू देगी जो कि तुम्हारी आउटपुट वैल्यू होगी। तो x एज अ इनपुट की तरह काम कर रहा है, वो इनपुट डालोगे इस एक्सप्रेशन में तो एक्सप्रेशन कुछ आउटपुट देगा। यही बेटा तुम्हारी fx की वैल्यू है, fx यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू है। तो पॉलिनोमियल को एक तुमको मशीन की तरह देखना है, एक एक्सप्रेशन की तरह देखना है, जिसमें जो तुम्हारा वेरिएबल है वो तुम्हारी इनपुट की तरह काम करेगा। जब तुम इस एक्सप्रेशन में उस इनपुट में वैल्यूज डालोगे, वैसे वैसे तुमको आउटपुट वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। बोलो हाँ या ना। अब चीज को ध्यान से समझना। तुमको पता है ना कि तुमने ये चीज पढ़ी होगी, पॉलिनोमियल के ग्राफ्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। कैसे बनते हैं ग्राफ? भाई जो तुम ये इनपुट वैल्यू डाल रहे हो और उस पे जो तुमको आउटपुट वैल्यू मिल रही है ना, ये x ये y, तो ये जो x y तुमको मिल रहे हैं ना, इन्हीं पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के जो तुम ग्राफ बनाओगे ना, वो तुमको उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का ग्राफ मिलेगा। मतलब अगर मेरे को 2x+3 का ग्राफ बनाना है तो मेरे को और कुछ नहीं करना। जैसे x की जगह मैंने मान लो 1 डाल दिया, तो y की जगह क्या आएगा? y इज नथिंग बट जो ये फाइनल आउटपुट है, ठीक है, y इज नथिंग बट जो ये एक्सप्रेशन आपको आउटपुट वैल्यू देगा, वही आपका y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो यहां पे 1 डालोगे तो 2+3 5, 2 डालोगे तो 4+3 7। तो अब ऐसे एक फटाफट से कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ठीक है, 1,5 कहीं यहां होगा मान लेते हैं, और 2,7 कहीं यहां होगा। बस 2 पॉइंट ही तो चाहिए, है ना। ये एक लाइन ग्राफ देता है। 2 पॉइंट मिल गए बेटा, आपको पता है ये आपका ग्राफ है किसका? 2x+3 का। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि सर ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो मशीन की तरह काम कर रहा है, जिसमें वेरिएबल की वैल्यू एज इनपुट की तरह काम कर रही है और मेरे को फाइनल आउटपुट मिल रही है, तो ये इनपुट कॉमा आउटपुट को अगर मैं प्लॉट करता चला जाऊं तो मेरे को पॉलिनोमियल का ग्राफ मिल जाएगा। बढ़िया समझ आ रहा होगा, चीजें विजुअलाइज हो रही होंगी, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और कुछ नहीं है बेटा। जो तुम्हारा आउटपुट आ रहा था ना, आउटपुट आ रहा था ना ऑन सर्टेन x, बस यही तुम्हारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी मैं तुमको बता चुका हूं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और कुछ नहीं है। x अगर तुम एज अ इनपुट डाल रहे हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो तुमको y मिल रहा है, x के कॉरेस्पॉन्डिंग तुमको y कोऑर्डिनेट मिल रहा है, वही तुम्हारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। और इस x, y को अगर तुम प्लॉट करते चले जाओगे तो तुमको पॉलिनोमियल का ग्राफ मिलेगा। जैसे इसको ध्यान से समझना। मान लो मैंने तुमको एक एग्जांपल दे दिया, ये ax+b टाइप का कुछ। ठीक है, तुमने यहां पर x की वैल्यू 1 डाली, तो जो तुमको ये आउटपुट देगा, ये एक्सप्रेशन, वही तुम्हारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। उसको तुम y भी बोलते हो, y की मतलब जो y कोऑर्डिनेट पे आएगा, या फिर इसी को तुम fx से निकला हुआ आउटपुट भी बोल सकते हो। ये क्या है? एक मशीन है। fx एक मशीन की तरह है। ठीक है, तो क्या आउटपुट मिलेगी बेटा? a+b। मतलब 1,a+b इसके ग्राफ पे लाई करेगा। बोलो बात समझ आई? बोलो बात समझ आई सभी को? क्लियर? ऐसे ही बेटा अगर मैं x को 2 डाल दूं, तो अब आप लोगों को यहां से जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा बेटा? 2a+b। जो ये राइट साइड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं एट दीज रिस्पेक्टिव x। तो अगर आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए पॉली जाए तो आपको वो इनपुट वैल्यू देगा डालने के लिए। आपको बस वो इनपुट वैल्यू डालनी है एक्सप्रेशन में, और फिर जो आउटपुट निकलेगा वही आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट। और इसका सेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, जैसे 1,a+b, 2,2a+b, 3,3a+b, 4,4a+b, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना बेटा, इसके ग्राफ पे लाई करेंगे। समझ रहे हो? ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके ग्राफ पे लाई करेंगे। मतलब सर अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा दिखता है
और ये अगर x है, ये वाला पॉइंट पे अगर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x है, तो यहां पर जो y कोऑर्डिनेट होगा वो पता है क्या होगा? अगर ये एक्सप्रेशन का नाम g ऑफ x है, ठीक है, तो आपने अगर यहां पे x1 डाला मान लो, तो पता है यहां पे y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? g ऑफ x1, दैट इज इट। कहानी क्लियर हुई? ये आपको कोई बुक नहीं सिखाएगी जो मैं आपको यहां पे सिखा रहा हूं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा, अब आते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे। देखो, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ना एक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का ही स्पेसिफिक केस है। आप ऐसी इनपुट वैल्यूज डालोगे कि आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। सिंपल, दोबारा से समझा रहा हूं, ऐसी इनपुट वैल्यूज जिनके लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो निकल कर आ जाए, ऐसे पॉइंट्स को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। सिंपल है कहानी। बेसिक मीनिंग क्या है? ऐसी एक्स की वैल्यूज जहां पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, खत्म गेम। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिख रहा है कि मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया, पॉलिनोमियल ले लिया ax प्लस बी टाइप का, तो अब आपको ax प्लस बी को जीरो करना है तो x की वैल्यू माइनस बी बाय ए डालनी पड़ेगी। मतलब दिस इज अ जीरो पॉइंट फॉर दिस एक्सप्रेशन। मतलब x की इस इनपुट वैल्यू के लिए y जीरो मिलेगा। मतलब इसको मैं कोऑर्डिनेट के पर्सपेक्टिव से लिखूं तो अगर मैं माइनस बी बाय ए डालूंगा तो मेरे को y कोऑर्डिनेट जीरो मिलेगा। मतलब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के ग्राफ में माइनस बी बाय ए कॉमा जीरो आएगा। अब सोच के मेरे को बताओ, अगर ऐसे पॉइंट के बारे में सोचने को बोलूं जहां पर y कोऑर्डिनेट जीरो हो, तो क्या ये x एक्सिस पे लाई नहीं करेगा? मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ऐसे पॉइंट्स ढूंढते हैं जहां पर जो आपका ग्राफ है वो x एक्सिस को टच या कट करे, क्योंकि यही तो वो पॉइंट्स होंगे ना जहां पे y वाला कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, और वही तो बेटा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। तो अगर आपके सामने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप की, और आपसे पूछा जाए कि भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताओ मेरे को जीरोस का, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे टच या कट करेगा उतने मेरे नंबर ऑफ जीरोस होंगे, क्योंकि उतनी जगह पे तो बेटा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो रहा होगा। और एक चीज यहां पे ना स्टार मार्क करके लिख लो अपनी नोट में, 10th क्लास में अगर आपको जीरोस बोला जा रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है रियल जीरोस। ठीक है, अगर आपको 10th क्लास में जीरोस बोला जा रहा है तो इसका मतलब है रियल जीरोस। आप बोलोगे सर रियल जीरोस मतलब? तो बेटा जब आप क्लास 11th में जाओगे ना तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप लोगों को वहां पे दिखाई देगा कि यार एक कॉम्प्लेक्स दुनिया भी होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स जीरोस भी आते हैं, इमेजिनरी जीरोस भी आते हैं। फॉर नाउ हमारी जो पढ़ाई है जीरोस की वो रियल जीरोस तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए अगर मैं जीरोस बोलूं तो उसका मतलब आपको रियल जीरोस ही बोलना है। तो ये जो कट हो रहे हैं ना, ये जो एक्स एक्सिस पे टच या कट हो रहा है, ये नंबर ऑफ रियल जीरोस बताते हैं, नंबर ऑफ इमेजिनरी जीरोस नहीं, या फिर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स जीरोस नहीं। आपकी एनसीईआरटी में भी इसको नंबर ऑफ जीरोस लिखा हुआ है, लेकिन वो बात अंडरस्टूड है कि रियल जीरोस की ही बात करी जा रही है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आते हैं बेटा ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट पॉलिनोमियल्स एंड नंबर ऑफ जीरोस अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लीनियर पॉलिनोमियल। यार लीनियर पॉलिनोमियल भी क्यों यार, कांस्टेंट पॉलिनोमियल से चालू करते हैं। चलो तुम्हारे लिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मजा आने वाला बेटा, थकान लग नहीं रही यार, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कुछ ऐसे टाइप का दिखता है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइप का मान लो, है ना, एक स्पेसिफिक केस ले लेते हैं, या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी टाइप का भी ले सकते हो। तो बेटा एक बात बताओ, यहां पे एक्स की पावर 0 है ना, डिग्री तुमको पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0 होती है। अगर मैं यहां पे बोलूं कि x की कोई इनपुट वैल्यू डालो, ग्राफ के बारे में सोचना है, तो ऑब्वियसली बात है इनपुट वैल्यू और आउटपुट वैल्यू के बारे में सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा ग्राफ को। x की जगह तुम कोई भी इनपुट डालो 1 2 3, एवरीथिंग की पावर 0 तो 1 ही होगा ना। तो मतलब तुम्हारा जो आउटपुट है ना, इट विल ऑलवेज बी 3। मतलब फॉर एवरी इनपुट वैल्यूज द आउटपुट विल ऑलवेज बी 3। तो तुम एक बात बताओ, अगर मैं तुमको बोलूं कि इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताओ, तो x की कुछ भी वैल्यू डालोगे y हमेशा 3 मिलने वाला है।
तो क्या एक ऐसी लाइन इमेजिन कर पा रहे हो? देखो कुछ भी डालो, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो, लेकिन वाई हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, वाई हमेशा हर पॉइंट पे सेम रह रहा है। देखो, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया जाता है। अगर मैं बोलूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 का ग्राफ ड्रॉ करो बेटा, तो कुछ नहीं करना, यहां से 3 यूनिट नीचे चले जाओगे और ग्राफ ड्रॉ कर दोगे। ये हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 का ग्राफ। बोलो मुन्ना, समझ आ रहा है? ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर मैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूं, मैं बोलूं कि यार इसके कितने जीरोस होंगे, तो तुम लोग बोलोगे कि सर ये तो एक्स एक्सिस को टच या कट कर ही नहीं रहा, तो मतलब यहां पे कोई भी जीरो नहीं है। बोलो हाँ या ना? बात समझ आ रही है? सिमिलरली अब हम जाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के केस पे। ठीक है, अब हम जाते हैं दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल के केस पे। ठीक है, ग्राफ को देख के जीरोस का भी मतलब हमको समझ आ जाता है, क्योंकि हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाई कितने जगह पे एक्स एक्सिस को टच या कट कर रहा है, उतने ही मेरे नंबर ऑफ रियल जीरोस हो जाएंगे। पिछली स्लाइड पे समझाया था। अब हाँ, एक बच्चा एक और डाउट पूछ सकता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज है, इसलिए बोला ये वन शॉट बहुत नई चीजें सिखाएगा। सर यहां पे अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 लिख दूं, मतलब आपने वेरिएबल चेंज कर दिया। ठीक है, और आपको पता है कि यार आपके कार्टेशियन सिस्टम में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता है। तो अब एफ ऑफ वाई का मतलब क्या है? मशीन के अंदर वाई जाएगा, वाई एज अ इनपुट जाएगा, वाई एज अ इनपुट जाएगा, तो मेरे को 3 मिल रहा है। मतलब कुछ भी वैल्यूज डालो वाई की, आपको हमेशा आउटपुट में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। अगर मेरे को इसको एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करना हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वाई कुछ भी डालूं, लेकिन मेरे को एक्स हमेशा 3 मिल रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा, ये पता है किसका ग्राफ है? एक्चुअली एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट वाई कोऑर्डिनेट, है ना ग्राफ पे, और ये एफ ऑफ वाई इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एफ ऑफ वाई इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये पता है किसका ग्राफ हो गया? एक्स इज इक्वल टू 3 का ग्राफ हो गया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि x इज इक्वल टू 3 के नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो आप क्या बोलोगे? बोलो। तो आप बोलोगे सर यार ये कब जीरो हो रहा होगा? बोलो, ये कब जीरो हो रहा होगा? सर इस वाले पॉइंट पे ये जीरो हो रहा होगा। मैं बोलूंगा तुमको ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है। तुमने अब जब y और x को इंटरचेंज कर दिया, तुमने अपनी इनपुट वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया बेटा, तो तुमने एक्सिस भी तो चेंज कर दी। तो अभी भी यहां पर नो जीरोस हैं, कोई जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जब तुमने y को एज अ इनपुट लिया है ना, तो y एक्सिस पे कटिंग या टचिंग देखनी पड़ेगी, अभी भी वो तुमको मिल नहीं रही है। इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नो जीरोस वाला केस होता है। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बना के एक क्वेश्चन डाल दूं ना मैं बोर्ड एग्जाम में, तो मैं गारंटी दे रहा हूं 100 में से 99 बच्चा गलत करके आएगा, क्योंकि यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों को नहीं सिखाई जाते हैं, ना एनसीईआरटी बुक में, ना हमारी कोचिंग में, ना किसी और टीचर्स के द्वारा। तो आप लोग, जरूरी नहीं है आपको हर जगह बेटा एनसीईआरटी में एफ ऑफ एक्स दिखेगा, तो आप ये इमेजिन कर लेते हो कि यार हमेशा पॉलिनोमियल ना एक्स की टर्म्स में ही लिखा हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं है बेटा, आप पॉलिनोमियल को वाई की टर्म्स में भी लिख सकते हो, पॉलिनोमियल को जेड की टर्म्स में भी लिख सकते हो, बट उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे यहां पर आपकी इनपुट वैल्यू अगर एक्स थी, तो आपकी आउटपुट वैल्यू वाई थी, लेकिन इस वाले केस में अब आपकी इनपुट वैल्यू वाई हो गई है, तो आपकी आउटपुट वैल्यू एक्स हो गई है। तो अगर यहां पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात होगी, तो आपको इसको एज अ जीरो देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको एज अ जीरो देखना पड़ेगा, मतलब कि आपका एक्स कहां पर जीरो हो रहा है। ठीक है, आपका एक्स कहां पर जीरो हो रहा है, वो चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी। दोबारा से इस ग्राफ में देखेंगे तो एक्स कहां जीरो होगा भाई? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे टचिंग दिख रही है क्या? कहीं पर भी नहीं दिख रही, हेंस नो जीरोस। ठीक है, थोड़ा सा मैं बहक गया, चलो इसको हटाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल पे आते हैं। लेकिन आई एम डेड श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट सीख के ना बहुत क्लैरिटी मिली होगी। अब लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ पर आते हैं बेटा। लीनियर पॉलिनोमियल प्यार से, अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल को लिखना चाहूं तो शायद ऐसे लिखूंगा, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री है 1। ठीक है,
डिग्री को बेटा डी से डिनोट कर देते हैं, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं? ठीक है, तो कैपिटल डी लिखूंगा तो उसका मतलब है डिग्री। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1 है। अब अगेन बेटा यहां पर सोचो, इनपुट और आउटपुट के पर्सपेक्टिव से सोचो। जैसे x की वैल्यू 1 डालोगे तो बेटा a प्लस बी मिलेगा, x की वैल्यू 2 डालोगे तो 2a प्लस बी मिलेगा, x की वैल्यू 3 डालोगे तो 3a प्लस बी मिलेगा। ठीक है, तो जो ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है आप लोगों को। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है। और ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ना, ये स्लांट ग्राफ होता है। जैसे आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल में देखा कि इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, लेकिन इसका ग्राफ इधर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहा था। लेकिन इसका जो ग्राफ दिखता है ना बेटा, वो ऐसा ऐसा स्लांट टाइप का दिखेगा। ठीक है, इंक्लाइंड दिखेगा। ठीक है, जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं स्पेसिफिक। मान लो मैंने ले लिया ये पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अभी जब आप आगे जाओगे ना नेक्स्ट चैप्टर में, तो आपको समझ आएगा कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल के साथ साथ ये एक ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी है। आप जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ोगे ना नेक्स्ट चैप्टर इन 2 वेरिएबल्स, तो आपको दिखाई देगा कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी है। तो लीनियर पॉलिनोमियल इज नथिंग बट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहां पर बेटा जैसे जैसे आप x की वैल्यू डालोगे, जैसे मान लो x की वैल्यू मैंने डाल दी 1, तो y मेरे को मिलेगा क्या 2 प्लस 3 5। x की वैल्यू डाल दी 2, तो y मेरे को मिलेगा 7। ठीक है, बस क्योंकि लाइन ग्राफ है तो 2 पॉइंट ही काफी है बेटा इसका ग्राफ बनाने के लिए। तो मैं इसको कैसे प्लॉट कर लूंगा, मैं ये दोनों के दोनों पॉइंट्स यहां पे डालूंगा और अपने ग्राफ को प्लॉट कर लूंगा। या फिर एक और बेटर तरीका जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, आप लोग एक बारी x को 0 डाल दो तो y की वैल्यू क्या आ रही है देख लो 3। एक बारी y को 0 डाल दो और x की वैल्यू चेक कर लो। y की वैल्यू 0 डालोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा -3/2। तो पता है ये दोनों के दोनों कौन से पॉइंट्स हैं? जब हम ऐसे पॉइंट्स देखते हैं ना, तो हमको ग्राफ विजुअलाइज करना इजी हो जाता है कि x को 0 डालोगे और y को 0 डालोगे तो देखो बहुत ही सिंपली मिल जाएगा। 0,3 कहां आएगा बेटा, यहां पे कहीं, और -3/2,0 कहां आएगा, यहां पे कहीं। तो बस इन दोनों पॉइंट्स को मिला, ये रहा तुम्हारा ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का। तो याद रखना लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दैट विल बी स्लांटेड। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन स्लांटेड हो। ठीक है, चल बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आते हैं बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ पे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। बेटा देखो, जैसे मैं सबसे पहले यहां पे एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ठीक है, और अब हम लोग वेरिएबल को चेंज नहीं करेंगे। f ऑफ x मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x ही लिखा जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का जनरल तरीका है। दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर राइटिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना, वो इस पे डिपेंड करता है। जो ये x² के सामने खड़ा है ना, ये a, इस पे डिपेंड करता है बेटा। अगर ये तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होगा तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ना ऐसा दिखेगा, U टाइप का। और अगर तुम्हारा ये x² के सामने वाला, आप बोल रहे हो सर इस x² के सामने वाले का कुछ नाम नहीं है क्या? बिल्कुल है, इसको क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट बोला जाता है। क्वाड्रेटिक टर्म x की पावर 2 वाली टर्म, जिसकी वजह से इसका नाम क्वाड्रेटिक पड़ा है, डिग्री 2 है इसकी, उसी के सामने वाले कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट। और a अगर मेरा लेस देन 0 हो मतलब नेगेटिव हो, तो इसी को ही आपको उल्टा कर देना है, मतलब उल्टा u बना देना है ऐसे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ या तो ऐसे होगा सीधा u, या तो ऐसे होगा, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ a। बोलो कहानी क्लियर? अभी जब मैं बात करूंगा नंबर ऑफ जीरोस की, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये आपकी कार्टेशियन सिस्टम पे x और y एक्सिस को कट कर सकता है। ध्यान से तब समझ लेंगे, अभी सिर्फ शेप के ऊपर बात हो रही है, तो सीधा u उल्टा u। ठीक है, उसके बाद अगर बेटा मैं बात करूं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, वैसे ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिखने का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d।
ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है ना कुछ ऐसे टाइप का होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा आप लोगों को नहीं घुसना है, कुछ ना ऐसे टाइप का होता है, सांप टाइप का ग्राफ होता है इसका, ठीक है। कुछ ना सांप टाइप का ग्राफ होता है ऐसा। अब चलते हैं बेटा कि इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस में नंबर ऑफ जीरोस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है केस टू केस पे, जैसा सवाल आएगा वैसा मेरा आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं ओवरऑल तरीके से देखूंगा कि कितने कितने जीरोस हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल से शुरुआत करता हूं, ठीक है। चलो एक काम करो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को भूल के जाते हैं, आसान है लेकिन कवर करेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर मैंने बात करी, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब नंबर ऑफ रियल जीरोस है, ध्यान रखना, ठीक है। नंबर ऑफ रियल जीरोस है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको दिखा था कि भाई कटिंग नहीं हो रही थी, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करके देखो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई बोलेगा सर ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओ, मैंने बोला बना लो। सर ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओ, बना लो। आप कोई सा भी केस इमेजिन करके देखो, अगर आपकी स्लांट लाइन है, ठीक है, किसी भी एंगल पे हो, क्या वो एक्स एक्सिस को एक से ज्यादा बारी कट कर सकती है? बोलो हाँ या ना। तो इसमें आपके जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ रियल जीरोस होते हैं, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, नॉट मोर देन दैट, हमेशा 1। फिर आते हैं बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ सर ने बताया कि ऐसा होता है कुछ, तो बेटा ऐसा केस इमेजिन कर सकते हो? बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे सर ऐसा भी तो इमेजिन कर सकता हूं, बिल्कुल सही बात है भाई। अरे सर ऐसे टच करके चला जाऊं क्या? हाँ बिल्कुल। ऐसा? बिल्कुल। सर ऐसा? बिल्कुल। सर ऐसा? बिल्कुल, सारी चीजें पॉसिबल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप देख पा रहे हो दो कटिंग भी हो सकती हैं, क्या पता एक भी कटिंग ना हो, क्या पता एक बारी टचिंग हो। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बताया था बेटा, ये भी ऐसा पॉइंट होगा जहां पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 होगा, तो यहां पर आपको 0 मिल रहा है लेकिन एक जगह टच होते हुए दिखाई दे रहा है। यहां पर अगेन दो जगह टचिंग है, एक जगह टचिंग है, 0 जगह टचिंग है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके नंबर ऑफ जीरोस यानी कि नंबर ऑफ रियल जीरोस, it can be 0 as well, it can be 1 as well, it can be 2 as well, but at most दो ही हो सकते हैं। ये जो बोल रहा हूं ना अभी ध्यान रखना है, इस पे अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? दो हो सकते हैं, ठीक है। अगेन क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बातचीत करें या फिर ना करें, चलो कर लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं इस डब्बे के अंदर, ठीक है। इस डब्बे से मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे को रोक लेना प्लीज, वरना बेटा मेरे को मैथ्स पढ़ाने में इतना मजा आता है कि मैं भाग जाता हूं, ठीक है। आपको मैंने बताया क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ना ऐसा सांप जैसा होता है, ठीक है। तो आप ना इमेजिन करो कि आपका सांप ऐसा भी हो सकता है ना, आपका सांप कुछ ऐसा भी हो सकता है ना। बोलो हाँ या ना। आपका सांप ना दो जगह नहीं काट पाएगा कभी भी, आप देखना आपका सांप ना दो जगह नहीं काट पाएगा। जैसे मान लो आपने यहां से कटा के ऐसे लाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको नीचे नहीं एंड कर सकते, शेप कैसे है, ऊपर जाएगी ही जाएगी, तो ऊपर जाने के लिए तीसरी बारी काटना ही पड़ेगा। तो मतलब दो बारी काटने वाला केस नहीं चलेगा, दो बारी कटिंग नहीं चलेगी। तो मतलब आइदर इट कैन हैव 1 जीरोस और 3 जीरोस। ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। तो आपको समझ आ रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी मैक्सिमम जीरोस 3 हो सकते हैं, दो तो हो ही नहीं सकते। और ऐसा भी केस नहीं होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जहां पे आपको कोई भी जीरो ना दिखे, मिनिमम एक जीरो होगा ही होगा रियल। अब यहां से ना सारी की सारी चीजों को मैं कंपाइल करने वाला हूं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0, नंबर ऑफ जीरो 0। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, नंबर ऑफ जीरोस 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं?
क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? तो यहां पर एक स्टेटमेंट तुमको अपनी कॉपी में लिखनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होते हैं। नोट बना के लिख लो इस चीज को, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोस, ठीक है? क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं जीरोस की, वो रियल जीरोस की बात कर रहे हैं। ये जो आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं ना, आप आगे जाके पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा कि स्टेटमेंट की गहराई कितनी ज्यादा है, ठीक है? दिस इज एक्चुअली जनरल रूल ऑफ एल्जेब्रा, ठीक है? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, या फिर इसको एग्जैक्टली लिखता हूं, रियल जीरोस विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। और एक बात यहां पर और एक्स्ट्रा समझा देता हूं आपको, जो आपके ऑड डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, उसमें आपको मिनिमम एक रियल जीरो मिलेगा ही मिलेगा। कभी भी जीरो जीरो वाला यानी कि नो जीरो वाला केस यहां पे नहीं हो सकता। ऑड डिग्री है अगर पॉलिनोमियल की, तो आपको मिनिमम एक रियल जीरो मिलेगा ही मिलेगा। और चलो थोड़ा सा और बहक जाते हैं, थोड़ा सा और बहक जाते हैं, ठीक है? यहां पर नहीं बेटा, एक एक्स्ट्रा स्लाइड ले लेता हूं इसके लिए ना। आपको पता है एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है? जो अभी मैंने ये स्टेटमेंट लिखवाई ना यहाँ पे नोट बना के, आपको पता है एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है? जितनी आपकी डिग्री होती है ना पॉलिनोमियल की, उतने ही एग्जैक्टली आपके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। आप बोलोगे सर अभी तो आप एटमोस्ट बोल रहे थे, एटमोस्ट रियल जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस एग्जैक्टली इतने होते हैं। और इसमें आपके दोनों टाइप के जीरोस होते हैं, इमेजिनरी भी और रियल भी, ठीक है? लेकिन अभी आपको सिर्फ रियल जीरोस की बात करनी है, इसलिए आप इस स्टेटमेंट को कैसे बोलोगे? जो आपकी डिग्री है पॉलिनोमियल की, आपके उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोस होंगे। मतलब अगर सर ये वाला सवाल मेरे से कोई 11th क्लास में पूछ लेना कि इसमें कितने जीरोस दिख रहे हैं, तो मैं फिर भी 2 बोलूंगा, क्योंकि यहां पे जीरो जो है ना, ये नंबर ऑफ रियल जीरोस का काउंट था। लेकिन एक्चुअली अभी इसमें 2 जीरोस हैं, क्योंकि दोनों के दोनों इमेजिनरी जीरोस हैं। तो आपकी जो डिग्री होती है ना, उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। और ये जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ना, ये मल्टीप्लिसिटी के साथ लिए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? ये सब चीजें आपको आगे जाके पता चलेंगी, अभी आपको इतना डीप में नहीं जाना है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जितना है, उतने ही मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोस होंगे। या फिर 10th की लैंग्वेज में रियल जीरोस इज इक्वल टू जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उतने ही हो सकते हैं, ठीक है? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स पे, ठीक है? तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देख लो किसी का इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं आया हुआ। चलो, लीनियर पॉलिनोमियल कुछ ऐसे टाइप का दिखता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप का। बेटा अगर इसके 0 पॉइंट की मैं बात करूं तो ए एक्स प्लस बी को 0 डालोगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए आएगा। बोलो हाँ या ना? तो ये तुम्हारा इकलौता जीरो है। तुमको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में इकलौता जीरो होता है, क्योंकि एक ही जगह कटिंग होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तुम्हारे मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। मान लो ये 2 जीरोस अल्फा और बीटा हैं, ये हमेशा ट्रू होगा बेटा, ठीक है? तो तुम मेरी बात समझना, ये जो चीज है ना अल्फा और बीटा, तुमने अभी देखा कि यार सर हमको रियल जीरोस में ही डील करना है। अगर तुमको एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी दी हुई है ना जिसमें दोनों के दोनों जीरोस इमेजिनरी हैं, तब भी ये जो तुम रूल पढ़ते हो ना, ये जो तुम रिलेशनशिप पढ़ते हो ना, ये वैलिड रहेगा, वैलिड रहेगा। मतलब तुम्हारे जीरोस कैसे भी हो, दोनों के दोनों रियल हो, दोनों के दोनों इमेजिनरी हो, हमेशा जो सम ऑफ जीरोस रहेगा वो माइनस बी बाय ए के बराबर रहेगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रहेगा वो सी बाय ए के बराबर रहेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं जो तुमको बता रहा हूं यहाँ पे नेचर ऑफ जीरोस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, रियल है इमेजिनरी है, कैसे भी जीरोस हो मेरा हमेशा ये रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस वाला और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला वैलिड रहेगा। ध्यान रखना, क्योंकि तुम ऐसे केसेस में फंसते हो कि तुमको एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दी किसी ने, और तुमको वहां पे बोल दिया कि इनका सम जो है इसके जीरोस का वो है -3। तो तुम लोग क्या करते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, तुम लोग देखते हो सर इसका डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन 0 है, सर इसके तो जो रूट्स होने चाहिए या फिर जीरोस होने चाहिए वो रियल होने ही नहीं चाहिए। तो जब वो रियल नहीं है तो उनका सम कैसे रियल हो सकता है? बेटा 2 इमेजिनरी चीजों का सम रियल हो सकता है,
ठीक है, दो इमेजिनरी चीजों का प्रोडक्ट भी रियल हो सकता है। इसलिए यहां पर जो ये चीज लिखी हुई है ना, सम ऑफ जीरो माइनस बी बाय ए प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए, दिस इज ट्रू फॉर एवरी केस, चाहे आपके जीरोस रियल हो या ना हो। दोबारा बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में घुसा लेना, नोट्स में डाल लेना। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगेन यार तुम्हारे लिए आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन तुम्हारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के मान लो कि 3 जीरोस है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस वाला केस ले रहे हैं, अल्फा बीटा गामा किसी भी टाइप के हो सकते हैं ये, ठीक है, तीनों रियल हो सकते हैं, एक रियल दो इमेजिनरी हो सकते हैं। यहां पर एक और चीज जान लो, जो तुम्हारे इमेजिनरी जीरो हो सकता है ना, वो कभी भी अकेला नहीं अकर करता। जो तुम्हारे इमेजिनरी जीरोस होते हैं ना, वो हमेशा पेयर में अकर करते हैं। मतलब या तो होंगे ही नहीं, या तो 2 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 6 होंगे। तो ऐसा पेयर वाइज चलता है इमेजिनरी जीरोस, ठीक है, ये भी एक खूबसूरत बात है। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में तुम्हारा एक रियल जीरो था और फिर 3 रियल जीरो थे, 2 क्यों नहीं थे? क्योंकि अगर 2 रियल जीरो होंगे तो डिग्री इज इक्वल टू जीरोस, जो आगे पढ़ने वाले हैं, हैवी कॉन्सेप्ट। तो अगर 2 रियल जीरोस तो एक इमेजिनरी जीरो अलाउड ही नहीं है, इसलिए एक रियल जीरो था और फिर डायरेक्टली 3 रियल जीरो थे, ठीक है। यहां पे तुम्हारा सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? माइनस बी बाय ए। पेयर वाइज प्रोडक्ट लोगे तुम लोग जीरोस का और ऐड करोगे तो सी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे तो माइनस डी बाय ए, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें तुम लोगों को अपने दिमाग में रखनी है। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अगर तुमको जीरोस दिए हो तो पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे करते हैं? अगर तुमको बोला जाए एक जीरो दे दिया जाए और लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, जैसे किसी ने तुमको बोल दिया कि यार x इज इक्वल टू 2 ना, वन ऑफ द जीरोस है किसी लीनियर पॉलिनोमियल का, फॉर्म करो फटाफट से। तो बेटा तुमको कुछ नहीं करना, x माइनस 2 ये तुम्हारा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसका जीरो ये है, क्योंकि x माइनस 2 को जीरो से इक्वेट करोगे तो तुमको x इज इक्वल टू 2 वन ऑफ द जीरोस दिखेगा। लेकिन इसके आगे कुछ भी कांस्टेंट लगाओगे ना, तो भी तुमको x इज इक्वल टू 2 वन ऑफ द जीरोस मिलेगा। मतलब इकलौता x इज इक्वल टू 2 जिसमें जीरो होगा वो x माइनस 2 नहीं है। मतलब अगर मैं तुमसे सवाल थोड़ा सा घुमा दूं, मैं बोलूं कि ऐसे कितने लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका जीरो x इज इक्वल टू 2 होगा? इमेजिन करो ना यार, ये रहा x इज इक्वल टू 2, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, कितनी लाइनें यहां से ड्रॉ कर सकते हो? मतलब इनफाइनाइट लाइंस है, मतलब इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। इसलिए जो k है आगे लगा हुआ है तुमको दिख रहा है यहां पर, और k की वैल्यू बेटा कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, इसलिए इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स। सिमिलरली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुमको फॉर्म करना है और तुमको 2 जीरोस दे दिए हैं अल्फा और बीटा, तो तुमको पता है x माइनस अल्फा एक फैक्टर ये बनेगा, x माइनस बीटा एक फैक्टर ये बनेगा। जीरो से इक्वेट करोगे तो x इज इक्वल टू अल्फा रख के भी जीरो मिलेगा, x इज इक्वल टू बीटा रख के भी जीरो मिलेगा। ये वन ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगी, लेकिन टोटल कितनी पॉलिनोमियल्स फॉर्म कर सकती हो? अनगिनत। खुद सोचो, अगर मैं बोल दूं कि ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाले ऐसे शेप्स बनाओ, भतेरे शेप्स बना सकते हो यार तुम लोग, भतेरे शेप्स ऐसे। तो अगेन तुमको दिख रहा है कि 2 पॉइंट से गुजरते हुए मैं इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बना सकता हूं, इसलिए ये के आगे छपा हुआ है। इसको एक डायरेक्टली फॉर्मूले से याद रख लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये फॉर्मूला है। अगर 2 जीरोस दिए हुए हैं तुमको, दोनों के दोनों जीरोस दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस, जो 2 जीरोस दिए हुए हैं उनका सम करो, माइनस सम x से मल्टीप्लाई करो, प्लस जो 2 जीरोस दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट। और जनरल तरीके से लिखना होगा तो आगे k लगा दो, ठीक है। यूजुअली k को 1 डाल के वन ऑफ द पॉलिनोमियल्स हम लोग मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर यू कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द जीरोस मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। बेटा अब यहां पे ना कॉन्सेप्ट हो गए खत्म, अब एकदम क्वेश्चन की बारिश होगी। देख लू मैं कितना टाइम हो गया है, 45 मिनट्स हो गए हैं बेटा। अब नेक्स्ट 1 घंटा हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया मजेदार, ठीक है। तो चलो एक एकदम बेसिक सवाल से चालू करते हैं। क्या कह रहा है सवाल? फॉर द पॉलिनोमियल दिस राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री माने वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर, ये रही। तो आंसर क्या आएगा? 6। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब, ये रहा एक्स क्यूब, यहां पे जाएगा तो ये बटा 5 है बेटा, ठीक है, तो 1/5 हो जाएगा।
द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, x की पावर 6 और कहीं बन रहा है क्या? कहीं नहीं बन रहा, तो x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है? -1। ठीक है। द कांस्टेंट टर्म यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म सिर्फ यहां पर है, +1 इंटू 1/5, यानी कि 1/5 मेरा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, एक बेसिक सा सवाल से चालू करा है, सब बच्चों से बन गया होगा ये। चलो अगला सवाल ये रहा, 9th लेवल का सवाल है, 9th क्लास का सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जा चुके हैं, लास्ट 2 साल से आ रहे हैं। Find the value of a if x minus a is a factor of this expression, this polynomial। भाई अगर x minus a फैक्टर है, खुद सोचो, अगर x minus a इसका फैक्टर है, मतलब x minus a इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। और तुम लोगों ने एक रिमाइंडर थ्योरम करके पढ़ी होगी, मतलब अगर मैं x की वैल्यू a डालूं इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो मेरे को वैल्यू क्या मिलने वाली है? 0 मिलने वाली है। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखना, अगर ऐसा फैक्टर वाला सवाल आता है तो तुमको फैक्टर को 0 से इक्वेट करना है। यहां से जो तुमको x की वैल्यू मिलती है वो तुमको एक्सप्रेशन के अंदर डालनी है और एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करना है। ठीक है, तो यहां पर जब तुम a डाल दोगे इसके अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर, तो तुमको क्या मिलेगा? a³ - a³ +2a + a-1। क्या मिलना चाहिए भाई? क्योंकि फैक्टर है तो 0 मिलना चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी यार, अब ये तो मत बोलना कि क्लास 9th में नहीं पढ़ा, है ना। तो ये खत्म, ये हो गया 3a = 1। तो तुम्हारा a का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 1/3 के बराबर। स्वाद आ रहा है, मजा आ रहा है? चलो एक बहुत बेसिक लेवल सवाल है। आप अगर मेरे से पूछोगे क्या सर ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आएगा, नहीं, लेकिन ये सवाल जो आपको सिखाएगा ना, वो इस चैप्टर में भी, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में भी, हर जगह काम आएगा। आपको x³ + y³ और x³ - y³ के फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ये आपकी क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल बहुत पूछे जा चुके हैं, बहुत बनते हैं। x³ + y³ इज नथिंग बट x + y multiplied by x² + y² - xy, and x³ - y³ is nothing but x minus y multiplied by x² + y² + xy। ठीक है दोस्त, अब सवाल देखते हैं। इसकी वैल्यू बतानी है x³ + y³ की, x + y दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू बतानी है, किसके बराबर हो जाएगी? 12 मल्टीप्लाइड बाय। अब बेटा देखो xy की वैल्यू आपको दी हुई है, x² + y² कैसे निकालोगे? अगर आप इसको स्क्वायर कर देते हो दोनों साइड पे, SBS यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, रॉकी भाई के स्टूडेंट क्या बोलते हैं? सास बहू और साजिश। स्क्वायर करूंगा दोनों साइड पे, तो x² + y² + 2xy, है ना, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है। इस चीज की मेरे को जरूरत है। ये चीज किसके बराबर होगी? 144 - 2xy। xy की वैल्यू है 27, तो मतलब 144 - 54, है ना, 144 - 54 लिख लो यहां पर, वरना कैलकुलेशन एरर हो सकता है। तो अब बेटा यहां से आप लोगों को 54 हटाना है, तो कितना बचेगा आपके पास? 80 नहीं, 90 बच जाएगा अपने पास, है ना, 90। हाँ 90 में आपको जोड़ना है xy। xy कहाँ गया? 27। बस ये आपका उत्तर आएगा। बेसिक सा कैलकुलेशन रह गया है, 12 इंटू ये हो जाएगा आपका 117। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही लोगे यार। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सिखाने का पर्सपेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये 2 फॉर्मूलाज आपके नोटबुक में चले जाएं, उतना ही पर्सपेक्टिव था। अब बेटा मैं ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जा रहा हूं। चलो एक बार ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोगों को इस ग्राफ को देख के बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, मतलब नंबर ऑफ रियल जीरोस हैं। तो कैसे पता लगाते हैं बेटा? हम लोग देखते हैं कि ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पे कितनी जगह टच या फिर कट कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 जीरोस। ऐसे सवाल आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पिछले साल का पेपर भी उठाओगे बेटा 2024 का, तो ऐसा सवाल दिखेगा। ठीक है, अगला सवाल तुम्हारे सामने है,
इस ग्राफ को देख के बताओ बेटा, ये रही तुम्हारी एक्स एक्सिस, ठीक है, तो कहीं पर भी टचिंग या कटिंग नहीं है, मतलब नो जीरो। अगला ग्राफ देखो, 1 2 3, कितने हो गए बेटा, अगेन 3 जीरोस। तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर द ग्राफ इज टचिंग द एक्स एक्सिस और कटिंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, उतने पॉइंट्स को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बस। यहां पे देखो बेटा कितने जीरोस हो जाएंगे, बहुत ध्यान से करना। कुछ बच्चे एकदम माइंडलेसली करने लगेंगे, सर 1 2 3। अरे मुन्ना क्या करत हो, एक्स एक्सिस पे टचिंग या कटिंग देखनी है, ये वाई पे है दोस्त, ये है एक्स पे, तो यहां पर सिर्फ एक जीरो है दोस्त। ऐसी चीजें ही बच्चों को फंसा देती हैं, जल्दबाजी में लगता है सब सही हो रहा, सब सही हो रहा, सब सही हो रहा, ऐसे सिली एरर्स फिर आपको फुल मार्क्स से पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, चलो थोड़े से और सवाल बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराता हूं आपको, बढ़िया बढ़िया। कहां गए भाई, हाँ चलो, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसा सवाल आएगा ही आएगा जीरो पे या तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे बेस्ड सवाल 1 नंबर का आता ही आता है। 2 अगर इसका जीरो है तो आपको के की वैल्यू बतानी है, अगर 2 इसका जीरो है तो आपको पता है 2 एज अ इनपुट डालोगे तो एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये जीरो है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जीरो डाल दीजिए, तो 0 + 0 और ये के, तो के विल बी इक्वल टू 0 सिंपली। ठीक है, तो के का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अरे 2 है यार, मैंने क्या गलत कर दिया ना इसमें, 2 एज अ इनपुट डालना है ना बेटा, 2 आपका 0 है ना, तो P ऑफ 2 आपका 0 आएगा। तो यहां पे फटाफट से 2 डालोगे तो 4 + 6 10 + k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10। ठीक है, मैंने 0 ही डाल दी इनपुट वैल्यू। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 देन द सेकंड 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, देखो बहुत आसान सा सवाल है और ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में बार बार ही पूछे जा चुके हैं, दोबारा पूछे जाएंगे, बहुत आसान है। अगर एक 0 आपका 3 है तो आपको सेकंड 0 बताना है, तो आप इसमें अपना सम ऑफ जीरोस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a। देखो यहां पर a क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, और c ये रहा कांस्टेंट। तो आप देखो यहां पर -b क्या हो जाएगा, -5, और a किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम -5 है, और एक तो आपको 0 दिया ही हुआ है 3, तो दूसरा नंबर बताओ क्या होगा, -8 नहीं होगा क्या? कुछ बच्चे इसको पता है कैसे करने की ट्राई करेंगे, देखो करने में कोई दिक्कत नहीं, आंसर ले आओगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम डिपेंड करता है। तुमको पता है ना, तुमको क्लास 10th में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक्सप्लेनेशन तुमको लिखनी नहीं है, सिर्फ जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो मेरे को ये लिखना है D-8 इज द करेक्ट आंसर, खत्म, और मेरे को 1 नंबर दे देगा एग्जामिनर, मेरे को उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे स्मार्ट तरीके आप लोगों को सीखने पड़ेंगे, और उसके लिए मैं हूं ना। ठीक है, इसलिए तो बेटा मेरे पुराने स्टूडेंट्स मेरे को अभी तक याद करते हैं, रॉकी भाई के फंडों के लिए, रॉकी भाई के विजुअलाइजेशन के लिए। अगर इसको किसी और तरीके से करना चाहे तो कैसे करेंगे सर, अगर 1 0 इसका 3 है, मतलब ये x की वैल्यू 3 डालने पे एक्सप्रेशन 0 जाएगी, है ना, क्योंकि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट यही होता है। तो 9 + 15, ठीक है, 3 × 5 15, 15 + 9 24, तो k की वैल्यू -24 आएगी। अब आप क्या करोगे, x² + 5x -24 करोगे। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, कैसे, जीरोस कैसे निकाले जाते हैं बेटा, आप इसको मिडल स्प्लिट कर लेंगे बस। ठीक है, मिडल स्प्लिट करके आप लोग इसको फैक्टर में तोड़ेंगे, और वही फैक्टर तो आपको क्या दे देंगे, आपको जीरोस दे देंगे। ठीक है, तो जीरोस निकालने का तरीका वही है जो आपने क्लास 9th में सीखा है दोस्त, समझ आ गया? चलो, इफ अल्फा, और ये वाली चीज मेरे को सिखानी भी थी आप लोगों को, कि अगर आपको एक एक्सप्रेशन दे दी जाए, जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दी जाए, और आपको बेटा इसके जीरोस निकालने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस आपको ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है। और ये कैसे होता है बेटा, मिडल स्प्लिट हम लोगों ने पढ़ा है ना। ठीक है, तो मिडल स्प्लिट करना है आप लोगों को, बस आप लोगों को वहां से आपके जीरोस मिल जाएंगे। कहानी क्लियर?
चलो बढ़ते हैं बेटा इस सवाल की तरफ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के सच दैट 2 बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 11 देन के इज इक्वल टू। देखो क्वेश्चन की फॉर्मेशन को देख के ना अप्रोच तुमको फिगर आउट करनी पड़ेगी। तुमको दिख रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा में तुमको एक रिलेशन भी दिया हुआ है। क्या रिलेशन है ये? 2 बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1। जैसे ही तुम इसको देखोगे तुम्हारे दिमाग में ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि अरे सर इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई परेशानी है क्या? अल्फा और बीटा अपने को पता है किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए के बराबर होता है। जल्दी से यहां पे माइनस बी बाय ए देख के बताओ, तो ये हो जाएगा -6/1 यानी कि -6। तो मतलब बीटा -6 हैज टू बी इक्वल टू 11। सो बीटा क्या आ गया, 11 आ गया। आप बोलोगे सर बीटा निकाल दिया, निकालना तो के था। मैं बोलूंगा बेटा अगर बीटा निकाल दिया तो के अपने आप ही आ गया पीछे पीछे से। कैसे आ गया? बीटा इसका 0 है, बीटा की वैल्यू अगर मैं यहां पे डाल दूं x की जगह तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 से इक्वेट करके के की वैल्यू निकाल सकता हूं बस। तो तुम्हारा ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे मैंने 11 क्यों लिखा है, 17 होगा ना। 8 घंटे से पढ़ा रहा हूं बेटा, मेरा भी तो दिमाग थोड़ा सा थकेगा। ठीक है, तो ऐसे जो भी सिली एरर हो रहे हैं ना, नंबर बोलने पे ध्यान देना, बोलूंगा सही, लिख गलत सकता हूं एक बारी को। 17 का स्क्वायर फिर प्लस ये हो जाएगा 17 इंटू 17 प्लस 6 इंटू 17, दिस इज इक्वल टू के। ठीक है, तो अब देखो यार यहाँ पे अगर तुम 17 कॉमन ले लोगे तो 17 प्लस 6 तो आंसर आएगा 17 इंटू 23। अगेन शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं, अपने आप ही तुमको पता है आंसर आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर आएगा, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो यूनिट डिजिट देखो, 7 इंटू 3 21, 21 की यूनिट डिजिट 1, तो यूनिट डिजिट पे 1 आना चाहिए, आंसर तुम्हारा सी है। ठीक है, ये सब कुछ कैलकुलेशन हैक्स है जो धीरे धीरे तुमको सिखाऊंगा। बहुत लाजवाब सवाल है, चुम्मेश्वरी सवाल है, उम्दा सवाल है। ये चेक करेगा आपके एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स। इससे पता चलेगा बेटा कि तुमने पॉलिनोमियल जहां से भी पढ़ा है ना, ढंग से पढ़ा है। बेटा ये ऐसा सवाल है जिसमें ना टीचर्स तक फंस जाते हैं। तुम जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो ना, ये वाला सवाल लेके जाना, टीचर 5 मिनट तो सवाल पढ़ता ही रह जाएगा। इफ द zeros of a quadratic polynomial this are both negative then a b c पे आपको कमेंट करना है। किस पे कमेंट करना है? साइन पे कमेंट करना है। तो यहां पर स्टार मार्क करके एक बहुत खूबसूरत चीज लिखो, जब भी ऐसा साइन वाला सवाल आए, जब भी ऐसा साइन वाला सवाल आए, तुमको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाले कॉन्सेप्ट के पास भाग भाग के चले जाना है। याद रखना अपने रॉकी भाई की ये बात। ठीक है, अगर तुमको साइन वाला सवाल पूछा जाएगा इस चैप्टर से तो सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के कॉन्सेप्ट के पास भाग भाग के तुमको चले जाना है। तो इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ नेगेटिव देन क्या होगा, ए बी और सी क्या होगा। एक बात बताओ, अगर दोनों जीरोस नेगेटिव हैं, अल्फा बीटा दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो इनका सम भी नेगेटिव होगा। दो नेगेटिव चीजों का सम नेगेटिव होगा या नहीं होगा? और यही माइनस बी बाय ए के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना? तो नेगेटिव से नेगेटिव काटोगे तो मतलब बी बाय ए शुड बी पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, बी बाय ए एक कोई भी फ्रैक्शन कब पॉजिटिव होगा? जब ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला पॉजिटिव। अगर ऊपर वाला नेगेटिव तो नीचे वाला भी नेगेटिव, तो मतलब बी और ए का नेचर सेम होना चाहिए। इसको कैसे बोलते हैं कि ए एंड बी will be of same nature, either they will both be positive or both be negative। तो A और B will be of same sign, ठीक है। एंड अब देखो, अगर दोनों के दोनों जीरोस नेगेटिव हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। दिस विल बी इक्वल टू सी बाय ए। अब सी बाय ए को भी अगर पॉजिटिव होना है तो सी और ए को भी सेम साइन होना पड़ेगा, सेम नेचर का होना पड़ेगा। ए और बी ऑलरेडी सेम साइन के थे, अब ए और सी भी हो गए सेम साइन के, तो ए बी सी तीनों को सेम साइन का होना पड़ेगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज डी। बहुत लाजवाब उम्दा सवाल है बेटा, आसान सवाल नहीं है। तो हो सकता है तुमको एक बार रिवाइंड करके इसको दोबारा देखना पड़े, लेकिन अगर तुमने ये चीज अपने दिमाग में बांध ली
तो ऐसे सवाल तुम लोग चुटकियों में बना लोगे और शायद 100 में से वो तुम एक बच्चे होगे जो ये सवाल फोड़कर आ रहा होगा एग्जाम में। चलो, द जीरोस ऑफ द quadratic polynomial this are both negative, both one positive one negative, both positive both equal। अगेन साइन पे सवाल है तो सम और प्रोडक्ट पे हम लोग भाग भाग के जाएंगे। यहां से अगर मैं आप लोगों को बोलूं, अब साइन के बारे में पूछा है जीरोस के, एबीसी के बारे में नहीं पूछा। तो अगर मैं यहां से आपको बोलूं कि सम किसके बराबर आएगा तो माइनस बी बाय ए माइनस 1750 के बराबर आएगा, और प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा बेटा, दिस सी बाय ए मतलब 175000। ठीक है, कहानी क्लियर। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम नेगेटिव हो और प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, कब पॉसिबल है ये? अगर दोनों के दोनों जीरोस पॉजिटिव हो जाते तो क्या उनका सम नेगेटिव हो सकता था? नहीं, मतलब ये आंसर नहीं होता। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाते तो सर सम मेरा नेगेटिव हो जाता, प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव हो जाता। हो सकता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो सम नेगेटिव हो सकता है। अगर नेगेटिव वाले का बड़ा मतलब मैग्नीट्यूड बड़ा है, अगर नेगेटिव वाले का, तो मेरा ओवरऑल सम नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव इंटू पॉजिटिव तो नेगेटिव ही रहेगा, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ गए ना? मतलब नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड बड़ा है, जैसे मान लो -3 + 2 करते हो तो तुमको -1 मिलता है ना। तो अब हमारे पास बचा ए और डी, तो क्या हमारे यहां पर जीरोस इक्वल हो सकते हैं, मतलब अल्फा अल्फा या फिर बीटा बीटा टाइप के दिख सकते हैं? अगर ऐसा होता तो बेटा जो ये प्रोडक्ट है ये स्क्वायर टर्म होती, क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर होता। तो क्या ये एक स्क्वायर टर्म है? बेटा किसी भी स्क्वायर टर्म के पीछे ना ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं आ सकते। तुम एक बारी कभी भी देख लेना, यार ये है ही नहीं स्क्वायर टर्म यार, 3 जीरोस हैं। और इस चीज को भी तुम लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के जो आपने पढ़े हैं 7th 8th में पढ़े हैं। किसी भी स्क्वायर टर्म के आगे ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं आ सकते। इसका रीजन जानना है भाई? अगर मान लो किसी के एंड में एक जीरो है, ठीक है, और आप इसको स्क्वायर कर रहे हो, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में आपको 2 जीरोस मिलेंगे। किसी के एंड में 2 जीरोस हैं, इसी को स्क्वायर कर रहे हो तो इसके एंड में भी 2 जीरोस, तो 2 जीरोस 2 जीरोस 4 जीरोस बनेंगे। तो आप हमेशा देखो जो भी स्क्वायर टर्म होती है ना जिसके एंड में जीरोस होंगे, हमेशा उसमें ना एंड में इवन जीरोस होंगे। तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता, इसका आंसर है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये स्ट्राइक नहीं किया तो क्या करूं? अगर बेटा इक्वल जीरोस होते तो एक जीरो अल्फा किसके बराबर होता? ये सम ऑफ जीरोस है, तो इसी को ही अगर मैं आधा कर दूं, ठीक है, इसी को अगर मैं आधा कर दूं, डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, डिवाइडेड बाय हाफ गलत हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, तो मेरे को अल्फा की वैल्यू मिल जाती। तो 1750 को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा बेटा? तुमको मिलेगा 875, माइनस में 875, -875 इंटू -875 करोगे तो ये मिलेगा क्या? नहीं, 5 5 5 आएगा एंड में, यहाँ तो 0 आ रहा है। ठीक है, कैसे किया सर? अरे -875 इंटू -875 करोगे तो जो भी रिजल्ट का यूनिट डिजिट होगा ना, वो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन ही डिफाइन करता है। तो 5 इंटू 5 25, तो इसके यूनिट डिजिट में 5 आना चाहिए था, नहीं है वो, हेंस ये गलत है आंसर इसके। ठीक है, ये सब सवाल तुमको किसी और के पॉलिनोमियल्स के वन शॉट में मिल जाए ना तो मेरा नाम बदल देना बेटा, ये सब तुमको कोई नहीं कराएगा, क्योंकि ये सब सवाल सीखने के लिए ना उनको 3 घंटा पहले पढ़ना पड़ता है लोगों को। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, और ये मत समझना कि सर मतलब ऐसा नहीं है सर बेटा, मैं ये ना घमंड में नहीं बोल रहा हूँ, ये इतने साल की जो मेहनत है ना उसमें बोल रहा हूँ। और अब जो मेरे को लगता है ना कि कैमरे के आगे आके तुम लोग बस ज्यादा चीखोगे तो तुम अच्छे टीचर हो, ऐसा नहीं है भाई। तुम्हारी टीचिंग की स्किल्स ना इस चीज पे डिसाइड होनी चाहिए कि तुम बच्चे को कितने प्यार से मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट सिखा पा रहे हो, तुम बच्चे को कितना उसके कंफर्ट जोन से बाहर पुश कर रहे हो। तुम सिर्फ बच्चे को खुश रख रहे हो, वही चीजें सिखा रहे हो जो उसको खुश कर रही हैं, तो तुम एक अच्छे टीचर नहीं हो, अच्छे मेंटोर भी नहीं हो बेटा। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 25, फाइंड के, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा हो जाएंगे तो आपको सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है किसके बराबर? 25 के बराबर।
ठीक है, ऐसे सवाल बहुत कॉमन है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपको सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा ना जहां पे आपको जीरोस में कुछ रिलेशन दिया हो, तो आपको वहां पर सम और प्रोडक्ट वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं क्या, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा भी आ गया, जो एक्स्ट्रा है उसको खा लो, -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है क्या आएगी यहां से, -7/1 यानी कि -7 का होल स्क्वायर 49 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा वुड बी c/a। c की जगह क्या है -k, तो -k/1 यानी कि -k। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 20। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 49 माइनस 25 यानी कि 24 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा -2k। तो k की वैल्यू बेटा -12 आ रही है। कहीं पे साइन की गड़बड़ तो नहीं है, -2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा -k के बराबर है, तो 2k होगा। ठीक है भाई, k की वैल्यू -12 जाएगी। ठीक है, एक बार क्रॉस भी चेक कर लेना चाहिए क्योंकि 12 भी दिख रहा है, तो हो सकता है कि कहीं पे कैलकुलेशन एरर हो गई और उसके चक्कर में 1 मार्क्स लूज करना पड़ जाए। तो यू हैव टू बी अवेयर इन सिचुएशंस लाइक दिस, है ना। चलो, इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर एक 0 इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर एक 0 मेरा 0 हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा क्या, बोलो हाँ है ना, बोलो। प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो मतलब c/a 0 हो जाएगा क्या, और a 0 हो नहीं सकता। a 0 हो गया तो बेटा ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। दैट मींस c को 0 होना पड़ेगा, न्यूमरेटर, है ना। c/a 0 है तो मतलब न्यूमरेटर 0 है यार। दैट मींस दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सारे लॉजिकल सवाल हैं, ठीक है। अब थोड़े से वैसे सवाल करते हैं जो कि बहुत कॉमन है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अल्फा बीटा वाले सवालों से। If alpha and beta are the zeros of this polynomial, find the value of alpha square plus beta square। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे आपको रिलेशन दिया हो ना आपके जीरोस में कुछ भी, तो आपको उस रिलेशन को सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की तरह लिख सकते हैं, हमने अभी सवाल में देखा था। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह यहां से -b/a पुट करोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा b²/a², और -2 अल्फा बीटा हो जाएगा c/a। तो यहां से बेटा इसको सिंप्लीफाई करके अगर आप एज अ डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखना चाहते हो ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, लेकिन मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है, कि इसको आप रटो। तो ये आपका एलसीएम लेके a² आएगा, यहां पर आएगा b² - 2ac। तो ये आपका इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत लाजवाब सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को एज अ स्टेटमेंट भी अपने नोट्स में डाल लेना। फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर जीरोस रेसिप्रोकल होंगे बेटा, एक अल्फा होगा दूसरा 1/अल्फा होगा, तो इनका प्रोडक्ट 1 होगा ना, बोलो हाँ या ना। तो अगर तुमको ऐसी स्टेटमेंट दी गई है कि जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब प्रोडक्ट 0 है। प्रोडक्ट 0 है मतलब c/a, सॉरी प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 1 है मतलब c/a 1 है। दैट मीन c a के बराबर है। तो क्या कंडीशन होगी, जब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, देन द c हैज टू बी इक्वल टू a। मतलब सर अगर ऐसा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे को दे दे, C और ये C और A बराबर, तो बेटा ऐसे केस में c/a 1 होगा। मतलब यहां से जो आपको जीरोस मिलेंगे ना, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। जी हां, समझ आ गई बात। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको प्लीज अपने दिमाग में रखना। हाँ जी, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 + √2 एंड 3 - √2। ठीक है, इर्रेशनल जीरोस है, कोई दिक्कत नहीं है।
और हमेशा ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपके जो जीरोस हैं, इर्रेशनल नंबर भी तो बेटा रियल होता है, इर्रेशनल फॉर्म में है तो वो हमेशा कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है सर? कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है सर? कि अगर आपका एक रूट इस टाइप का है, एक जीरो इस टाइप का है, आई एम सॉरी, तो आपको वो दूसरा जीरो दे या ना दे, आपको ऑलरेडी पता है कि दूसरा जीरो कुछ ऐसा होगा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है, इर्रेशनल कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो इर्रेशनल के आगे वाला साइन है ना उसको उल्टा कर दो। मतलब 2 माइनस रूट 3 गिवन होता तो दूसरा 2 प्लस रूट 3 हो जाता, 2 प्लस रूट 3 गिवन है तो दूसरा वाला 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो हु जीरोस आर दिस, तो बेटा आपको जीरोस दिए हुए हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, तो आपको हमने पहले ही बताया है फॉर्मूला क्या है इसका, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। फॉर्म आ तो k की वैल्यू 1 डाल के एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देंगे तो वो बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम करो इन दोनों का, तो रूट 2 से माइनस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सम आएगा 6 प्लस प्रोडक्ट कितना आएगा 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2 करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस बी का स्क्वायर इज -2, तो ये हो जाएगा अपना 7 के बराबर। तो ये रहा तुम्हारा उत्तर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। हाँ जी, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो 2012 में पूछा गया सवाल है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। फाइंड द जीरोस ऑफ द, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। अब बच्चे क्या करेंगे, जैसे ही इस सवाल को देखेंगे इसके जीरोस निकालने पे ना फोकस करने लगेंगे, सोचेंगे कि इसके जीरोस पहले निकाल लेते हैं, फिर सर उसको डबल कर देंगे, फिर वहां से हमको इसके जीरोस पता चल जाएंगे और फिर वो जीरोस यहां पे डाल के हम लोग पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन मुन्ना एक बात बताओ, अगर इसके जीरोस डबल हैं टू द जीरोस ऑफ दिस, तो यहां पे अगर तुम्हारे जीरोस अल्फा बीटा होंगे तो इसके जीरोस 2 अल्फा 2 बीटा होंगे। इतनी बात सबको समझ आ रही है? तो यहां पे अगर तुम अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो तुमको मिल रहा है माइनस बी बाय ए, माइनस ऑफ -5 यानी कि 5/2। तो यहां पर तुम लोग जब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा सम ऑफ इसके जीरोस करोगे तो ट्वाइस ऑफ वो नहीं मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा 5/2, ये किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाय ए यानी कि माइनस बी। तो देखो कितनी इजीली सॉल्व कर लिया। मेहनत करनी क्यों है बेटा, स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनो बेटा, ऐसी ऐसी अप्रोचेस सीखो, तब मजा आएगा मैथ्स का, तब फील आएगी मैथ्स की। यहां पे अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करूं तो मेरे को सी बाय ए यानी कि -3/2 मिलेगा। यहां पर अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करूं तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 टाइम्स अल्फा बीटा, जहां पे अल्फा बीटा -3/2 है, दिस शुड बी इक्वल टू सी बाय ए यानी कि क्यू। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, -3 इंटू 2 -6। इससे बेटर मेथड कोई आपको लाके दिखा दे, इतनी आसानी से सवाल बन रहे हैं। चलो, हाँ जी, ये वेरिफिकेशन वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार इनको करने का तरीका देख लो। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर दिस, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोस ये हैं। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर अल्फा एंड बीटा कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स, यानी कि सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो अब -2 -5 है, तो यहां से सम क्या आएगा बेटा, -2 -5 -7 के बराबर, और प्रोडक्ट क्या आएगा, -2 इंटू -5 10 के बराबर। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -7 यानी कि +7x और फिर +10। ठीक है, अब तुमको वेरीफाई करना है बेटा कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है, तो तुमको बताया है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है भाई, कि आप लोगों का जो यहां पर दिख रहा है सम,
माइनस बी बाय ए, यहां पे देखो जीरोस का सम -2 -5, दिस इज इक्वल टू कमिंग एज माइनस बी बाय ए -7/1। यस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो 10, ठीक है, -2 इंटू -5, इज दिस कमिंग आउट टू बी सी बाय ए? यस, ठीक है। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के हमने सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए के बराबर दिख रहा है पॉलिनोमियल से, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए के बराबर दिख रहा है। हमने वो चीज वेरीफाई करके सामने वाले इंसान को बड़े प्यार से खुश कर दिया। चलो इस वाले सवाल को देखो भाई, कितना टाइम हो गया, तो भूख भी लगने लगी है यार। थोड़ा सा राइट साइड में कट रहा है क्या सीन? हाँ, आई थिंक अब बेटर है ना। चलो, if alpha and beta are the zeros of this polynomial, find a quadratic polynomial whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta। देखो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको दिया हुआ है कि एक जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस अल्फा और बीटा है, ऐसा पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा है। ऐसे बहुत सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आप कोई से भी बुक उठाओगे ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे एक पॉलिनोमियल की खोज कर रहा हूं जिनके जीरोस ये हैं, तो एक बार सम देख लूं किसके बराबर आएगा, क्योंकि सम और प्रोडक्ट पता चल जाता है ना जीरोस का, तो बेटा पॉलिनोमियल बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो सम अगर मैं देखूं 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मेरे को यहां से मिल जाएंगे क्योंकि अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा 1 बाय अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाय ए माइनस ऑफ -7 यानी कि 7/6, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा 2/6। ठीक है, तो आप लोगों को एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम ऑफ जीरोस 7/2 के बराबर आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आ रहा है 1 बाय अल्फा बीटा, यानी कि 2/6 को उल्टा कर दो 6/2, है ना। हाँ 3 हो जाएगा, ये प्रोडक्ट आ रहा है 3। अब आंख बंद करके भी सवाल कर सकते हो आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि 7/2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि ये आपका उत्तर है। इसको आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। ठीक है, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। चलो हाँ जी, इस वाले सवाल को देखो एक बारी, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो बेटा हमने हर टाइप के सवाल कर लिए कि अल्फा बीटा में रिलेशन दिया हो, मतलब जीरोस में रिलेशन दिया हो, तो वहां पे उसको सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके कैसे यूज करते हैं। अगर एक पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है और दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें अल्फा बीटा का ही रिलेशनशिप कुछ दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली हमको सम और प्रोडक्ट पे ही घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम लोगों को बस ये पता चलना चाहिए कि कैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को यूज करना है, यानी कि सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को यूज करना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to this, find the value of k। अगेन आपको दिख रहा है कि जीरोस में एक रिलेशन दिया हुआ है, स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो आपको मैंने अभी बताया कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा हो जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी चीज ऐसे लिखी जा सकती है। अगेन सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, सम क्या हो जाएगा -5/2 -5/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा अपना 25/4 माइनस अल्फा बीटा यानी कि c/a यानी कि k/2, दिस विल बी इक्वल टू 21/4। तो k/2 को उधर ले आओ, 21/4 को इधर ले जाओ बेटा, तो 25 माइनस 21 4/4, तो k/2 हो जाएगा 1 के बराबर, तो k की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, समझ आ गई कहानी। चलो हाँ जी, ये बनाओ, if 1 0 of the quadratic polynomial this is negative of the other, then find the
जीरोस ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2। हो सकता है इसमें कुछ टाइपिंग एरर भी हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9 टाइप का दिया हुआ है। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा टाइप का है। अब खुद बताओ, अगर एक 2 है दूसरा -2 है तो इनका सम जीरो हो जाएगा ना। सम जीरो होने का मतलब है माइनस बी बाय ए जीरो। इसका मतलब है कि बी शुड बी जीरो, ठीक है, बी शुड बी जीरो। अब यहां पर अगर जो फॉर्मेशन दी हुई है मैं इसके हिसाब से देखूं तो यहां पर अगर मैं x कॉमन लूं बेटा तो मेरे को अंदर -8k प्लस 8 मिलेगा, ठीक है, और यही जीरो के बराबर होना चाहिए, है ना। x का कोफिशिएंट ही b होता है तो b शुड बी जीरो, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, तो k शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है, k शुड बी इक्वल टू 1। तो आपको इसके जीरोस बताने हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, k की वैल्यू 1 डालोगे तो, मैं क्वेश्चन को अज्यूम कर रहा हूं कि सही लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसके जीरोस तो बेटा बहुत ही इजीली आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, तो ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 में फैक्टराइज हो जाएगा, मिडल स्प्लिट कर लेना, तो आपके दो जीरोस आ जाएंगे, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1। लो हो गया सर, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ 2 and -3 आर द जीरोस ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b। 2 और -3 अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो हमको a और b की वैल्यू बतानी है दोस्त। एक काम करो ना, जब दो जीरोस दिए हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम क्या है, 2 - 3 -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, 2 इंटू -3 -6। इसको इससे कंपेयर कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। तो यहां से a प्लस 1 आएगा बेटा किसके बराबर, 1 के बराबर। a प्लस 1 आएगा 1 के बराबर, तो a की वैल्यू हो गई 0 और b की वैल्यू हो गई -6। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया हो, मैं भी देख लेता हूं। a की वैल्यू 0 एक्स स्क्वायर, है ना। इसका दूसरा तरीका क्या है बेटा कि आप ये वैल्यूज इसमें डाल के देखोगे तो आपको a और b में दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, दोनों इक्वेशंस आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे, है ना। बेस्ट तरीका यही है कि आप इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लो। तो इसका सम हो गया अपना -1, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -x, बिल्कुल सही है बेटा, है ना। ये a प्लस 1 ही है ना, a प्लस 1 1 के बराबर, तो a की वैल्यू 0, एकदम सही है, ठीक है, कहीं भी एरर नहीं है। चलो हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत कंफ्यूज करने वाला सवाल बच्चों को। कैसे करेंगे ये वाला सवाल, देखते हैं। थोड़ा गला ना जवाब दे रहा है यार अब। चलो 7-8 मिनट और करते हैं, है ना, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। आई होप पॉलिनोमियल की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को अच्छे से, मतलब और अच्छी हो गई होगी और बेटर हो गई होगी। इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सारा गेम इसमें ना बस ये लैंग्वेज का है। जिसने ये समझ लिया ना कि इसका मतलब क्या है, वो ये क्वेश्चन को चुटकियों में कर देगा। स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस, दैट मींस डिफरेंस ऑफ द जीरोस। तो यहां पे कंफ्यूजन क्या होती है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लेना है, मतलब कि हमने अपने जीरोस को स्क्वायर किया और फिर उसका डिफरेंस किया, या फिर जीरोस का डिफरेंस लिया और उसको स्क्वायर किया। तो ये सही है या फिर ये सही है, स्टेटमेंट पढ़ो। इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस, डिफरेंस ऑफ द जीरोस इज स्क्वायर्ड, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, ठीक है, ये चीज नहीं करनी है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट हमको अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर दे रही है, किसके बराबर, 144 के बराबर। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, अब इसको आपको अगेन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा दोस्त। कैसे करोगे, अगर नहीं आता तो बेटा एकदम चुन्नू चुन्नू से स्टेप्स लो, इसको ओपन कर दो। ये वाली चीज तो बेटा आपको आई गई है ऑलरेडी, हमने 3 सवाल इस पे कर लिए हैं। कैसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, एक -2 अल्फा बीटा आगे भी खड़ा हुआ दिख रहा है,
तो अब से तुम लोग ध्यान रखना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को डायरेक्टली तुम लोग टाइम बचा के लिख देना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 144। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है बेटा, माइनस पी बाय 1, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45 यानी कि 180 इज इक्वल टू 144। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 324 के बराबर। 324 का रूट होता है बेटा 18, तो पी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 18। ठीक है, पी स्क्वायर इज 324, दैट मीन्स पी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 18। ठीक है, चले चलो। If alpha and beta are the zeros of the polynomial, find the polynomial। तो बेटा अभी देखो हमने वाला सवाल किया था ना, जहां पे अल्फा बीटा जीरोस थे, तो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा जिसके जीरोस हो वो पॉलिनोमियल निकालो। यहाँ पे देखो इसने एक भयंकर सी चीज दे दी है कि ऐसा पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस ये हो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो आपको अभी भी करना कुछ नहीं है, आपको इन दोनों का सम करना है। सम करके आपको दिखेगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पुट करने को मिल रहे होंगे और इन दोनों का ही आपको प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो अपने आप ही जब आप इन जीरो से सम और प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करोगे ना, तो वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में चेंज हो जाएंगे। यहां से आप वैल्यूज पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डन। चलो एक दो सवाल और करते हैं यार। चलो इस वाले सवाल को देख लेते हैं। If a and b are the zeros of the quadratic polynomial this, find the value of this। तो बेटा देखो a की पावर 4 b क्यूब प्लस a क्यूब b की पावर 4, तो a क्यूब b क्यूब कॉमन मिल रहा है, निकाल लो। अंदर क्या मिल रहा है, a प्लस बी। a और b इसके जीरोस है, तो बेटा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्यूब और ये सम ऑफ जीरोस पुट कर दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 3 बाय 1, तो 3 का क्यूब इज 27 इंटू सम ऑफ जीरोस इज माइनस ऑफ माइनस 4 बाय 1 यानी कि 4, तो 27 इंटू 4 यानी कि 108 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो हाँ भाई एक ये फाइनल ग्राफ वाला सवाल देख लो, फिर टाटा बाय बाय गुड नाइट करते हैं। ठीक है, एंड यार मेहनत दिख रही है तुमको, प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, अपने सर के लिए इतना कर देना। तो आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं बेटा। यहां पर कितने हो जाएगा 1, यहां पर कितना हो जाएगा 2, यहां पर 1 2 3। ठीक है, यहां पे टच कर रहा है 1, यहां पर कितना हो जाएगा 1 2 3 4। ये मत काउंट कर लेना, एक्स एक्सिस पे टचिंग या कटिंग देखते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, खत्म। देख लो यार कोई इंपॉर्टेंट सवाल तो नहीं रह गया है। तो यार हाँ एक बारी ग्राफ बनाना भी आप लोगों को मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका सवाल आएगा नहीं, लेकिन इससे आपकी विजुअलाइजेशन इंप्रूव होगी। कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ विच रिप्रेजेंट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर द इक्वेशन दिस। तो बेटा देखो ये रही आप लोगों की एक्सप्रेशन, इसके लिए आपको ग्राफ बनाना है। जब भी आपको ग्राफ बनाना हो ना, आपको वो जीरो वाले पॉइंट को विजुअलाइज करना पड़ेगा। यहां पे जीरो वाले पॉइंट कैसे मिलेंगे, जब आप इसको जीरो से इक्वेट करोगे। जीरो से इक्वेट करने से पहले दिख रहा है कि एक्स कॉमन है, बोलो हाँ या ना। तो आपको पता चल रहा है कि x की वैल्यू 0 पे और x की वैल्यू 10 पे आपको जीरो वाले पॉइंट दिखेंगे। आपको यहां पे ये भी दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट 1 है, यानी कि a ग्रेटर देन 0 है। तो आपकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी। ऐसा एक ग्राफ बनाओ जो 0 पे और 10 पे कट करके चला जाए x एक्सिस को। ये लो, ये रहा आपका ग्राफ। ये हो गया 0 वाला पॉइंट, ये हो गया 10 वाला पॉइंट, सवाल खत्म। तो अब समझ आया कि ग्राफ कैसे बनाने हैं। वो जीरो वाले पॉइंट स्पॉट कर लो, जीरो वाले पॉइंट की मदद से आप लोग ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, ये कर लेना भाई, होमवर्क सवाल है, इंपॉर्टेंट है ना। बाकी सारे तो रेपिटेटिव सवाल ही हैं। हाँ एक बार ये वाला सवाल देख लो यार। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बेटा अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। अल्फा माइनस बीटा का भी तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत किताबों में पढ़ा होगा, तुमको वो रटने की जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा पता है ना मेरे को क्या होता है, माइनस बी बाय ए, यानी कि 5/6। अगर तुमको a प्लस बी और a माइनस बी दिया हो, तो तुम क्या इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, इनको
कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड कर दो, तो बीटा माइनस बीटा को खा जाएगा 2 अल्फा, 5 + 1 6/6 यानी कि 1। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अल्फा 0 है, इसका पुट करके के की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो 1/2 डालोगे तो ये हो जाएगा 6 × 1/4 यानी कि 6/4, 3/2 माइनस 5/2 प्लस के शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -2/2 यानी कि -1। तो k - 1 इज इक्वल टू 0, सो k की वैल्यू 1। खत्म। ठीक है, चलो भाई, यहां पर तुम्हारा पॉलिनोमियल का वन शॉट कवर होता है। रियल नंबर का वन शॉट मैंने पहले ही कवर कर लिया था। अब तुमको स्कोर अप 9th 10th पे चीजें ऐसे भागती हुई दिखाई देंगी जैसे कहीं नहीं देंगी। ऐसा कंटेंट मिलेगा जैसा कहीं नहीं मिलेगा भाई। फुल एनर्जी में हूं मैं। जल्दी ही अपनी मैथ्स विद रॉकी भाई वाली सीरीज भी जल्दी लॉन्च करूंगा अक्टूबर नवंबर में। तुम लोग बस थोड़ा सा यार सपोर्ट करो, अपने दोस्तों यारों को बताओ। छोटा चैनल है लेकिन कंटेंट बेस्ट मिलेगा, दिस इज माय गारंटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सायोनारा।